हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसको स्टार्ट किया था और हमने उसके अंदर फोटॉन थ्योरी से रिलेटेड बातें की थी। चांसेस है कि इस बार के नीट के एग्जाम में फोटॉन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि लास्ट जो 2019 का नीट था उसके अंदर मैटर वेव में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार फोटॉन थ्योरी में से क्वेश्चन आने के बहुत ब्राइट चांस है। आज का हमारा जो विषय है, आज का जो हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, वो हम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया ऐसे एक्सपेरिमेंट जिन्होंने प्रूव किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी जो घटना होती है वो प्रकृति के अंदर होती है, जिसके चलते उन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव किया। लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करने में ये एक्सपेरिमेंट बहुत माइलस्टोन साबित हुआ। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उन एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले ये जो इफेक्ट था, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो हर्ट्ज था। उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब में यानी विसर्जन नलिका, उस विसर्जन नलिका में इसकी पुष्टि की थी। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने इस इफेक्ट की जो वहां पर खोज थी, डिस्कवरी थी, वो डिस्चार्ज नलिका के अंतर्गत की थी, जिसके अंदर उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ यूं था कि ये एक डिस्चार्ज नली है, शॉर्ट में ले रहे हैं हम एकदम, इसके अंदर ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ये एक तरीके से वैक्यूम ट्यूब ही है जिसका जो प्रेशर है वो 10⁻³ mm of Hg होगा। और जो सेटअप किया गया वो कुछ इस प्रकार का था जिसको चेंज किया जा सकता है बहुत हाई वोल्टेज के साथ। एक एमीटर लगा दिया गया और इसके अलावा एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया। जब उसने अल्ट्रावायलेट रेज को इस पर इंसिडेंट कराया, देखो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि एक वर्क फंक्शन नाम की एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने देने के लिए जरूरी होती है। तो कोई सी भी लाइट हो उसकी एनर्जी कम से कम उतनी होनी चाहिए जो मेटल के वर्क फंक्शन से बराबर या उससे ज्यादा हो। जब लाइट की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्ज बेहद इजीली हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां बाहर आसानी से निकल पाएंगे। और इस मामले में अल्ट्रावायलेट चूज करने का उसका रीजन ये था कि अल्ट्रावायलेट लाइट की जो एनर्जी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है और कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसकी इससे ज्यादा हो वर्क फंक्शन एनर्जी। मैंने पहले भी बताया था, प्लेटिनम जो होता है 5.5 और सबसे कम सीजियम 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इतनी एनर्जी पर निकल जाती है, इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा होती है वो काफी सारी। इसीलिए अल्ट्रावायलेट जो है वो इस ऑर्डर के अंदर आता है, तो आराम से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एनोड तक पहुंचते हैं, तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ एक करंट फ्लो होती है जो एमीटर वहां पर दिखा देता है। इस बात से हर्ट्ज को ऐसी कुछ चीजें जानने को मिली जिसमें वो ये कहना चाहता था कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस हुआ है कि लाइट का अंदर जाना और इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, ये लाइट की वेव नेचर को प्रूव नहीं करता। वेव नेचर को प्रूव इसलिए नहीं करता
क्योंकि वेव थ्योरी के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि लाइट जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, या अगर आएंगे तो उनकी एनर्जी खुद इलेक्ट्रॉनों की कितनी कितनी एनर्जी होगी, वर्क फंक्शन के बारे में उस थ्योरी में कोई बात नहीं की गई थी। इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो इफेक्ट था, इसको समझाने में वेव थ्योरी फेल हो गई थी। इसीलिए हर्ट्ज ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक नई बहस छेड़ दी, जिसको बाद में हॉल एंड वॉक्स, हर्ट्ज की बात हमने करी, इसके बाद में हॉलवॉक्स ने इसके अंदर जो ये कैथोड था उसकी जगह जिंक प्लेट का इस्तेमाल किया, जिंक की प्लेट यूज करी, और जिंक की प्लेट यूज करने के बाद में उसने कहा कि जब किसी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट, हर्ट्ज का जो कोड था वो ये था, हॉल एंड वॉक्स का जो कोड था वो ये था, मैं उसकी समरी बता रहा हूं। जब किसी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंट एनर्जी की लाइट कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होती है तो कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकलते हैं। इन नेगेटिव पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनको नेगेटिव पार्टिकल्स बोला था। कुछ ऋण आयन बाहर निकलते हैं और ये ऋण आयन जो होते हैं परिपथ में जाकर धारा प्रवाहित करते हैं। तो ऐसी बातें शुरुआती एक्सपेरिमेंट के अंदर कही गई थी। ये तो थ्योरेटिकल बात है। नीट के अंदर फिर क्या पूछा जाएगा, नीट में जो बात पूछी जाएगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट किसका था, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड ने बोला कि जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होती है तो नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस करंट को फोटो करंट कहते हैं, और ये जो इफेक्ट होता है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उसने जो फोटो करंट थी उस फोटो करंट का डिपेंड होना बताया था, डिपेंडेंसी ऑफ फोटो करंट। उसने फोटो करंट का जो डिपेंड होना बताया था वो फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर बताया था। उसने कहा ये जो फोटो करंट यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। दूसरा जो फैक्टर है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लिखते चले आप। दूसरा जो फैक्टर था वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का था, मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी इंटेंसिटी, चमक, तीव्रता। तीसरा जो फैक्टर था वो था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। और चौथा जो फैक्टर था वो था मटेरियल ऑफ कैथोड, कैथोड का मटेरियल। इन चार फैक्टर के ऊपर फोटो करंट डिपेंड करती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा जरूर यहां से। तो फोटो करंट इन चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उसने बारी बारी से एक एक फैक्टर को समझाया था। मटेरियल ऑफ कैथोड के ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत अपने को इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ वर्क फंक्शन की बात की जा रही है। मटेरियल ऑफ कैथोड मतलब सीजियम है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, और अगर प्लेटिनम है तो अल्ट्रावायलेट की जरूरत पड़ेगी, और अगर सीजियम होता है तो फिर वो दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट से हो जाते हैं, क्योंकि सीजियम का वर्क फंक्शन यहाँ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमारी जो लाइट होती है जो हमें यहाँ पर आसपास चमक दिखाई दे रही है, हमारा जो दृश्य प्रकाश है वो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। तो हमारे विजिबल लाइट को अगर सीजियम पर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमारी विजिबल लाइट को प्लेटिनम पर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। इसलिए यहाँ पर सीजियम का इस्तेमाल किया गया था जब फोटो सेल की बात की थी। तो हम इन चार फैक्टर के ऊपर, मेनली इन तीन फैक्टर्स के ऊपर यहाँ बात करने जा रहे हैं आज के क्लास के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है चेंज इन, नोट करते चले आप, चेंज इन फोटो करंट विद पोटेंशियल। विभव के साथ
प्रकाश धारा में परिवर्तन। चेंज इन फोटो करंट विद पोटेंशियल का जो पॉइंट है उसके अंदर उसने अपना जो बेसिक वहां पर जो रिजल्ट था, जो कंक्लूजन था, उसको रखा। उसने ये बताया कि अगर हम यहां एक ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में बच्चों, यहां अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं फोटो करंट IP और VAC, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ऑफ एनोड जो आगे है उसका पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड का पोटेंशियल यहां प्लस लगा हुआ है इसलिए एनोड का पोटेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहां यूज किया जा रहा है VAC। अब उसने कहा इसको आप जीरो कर दो, उसने यहां जीरो कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस को, एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में, और लाइट इंसिडेंट करी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो करंट का फ्लो हुआ, तो यहां उसे एक करंट दिखाई दी। जीरो पोटेंशियल पर भी जो करंट होती है वो नॉन जीरो होती है, लेकिन जब उसने ये पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया तो उसने देखा कि यहाँ करंट की वैल्यू भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लगते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, लेकिन ये वैल्यू भी एक हद तक बढ़ती है और उसके बाद क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। जहां ये वैल्यू सैचुरेट हो जाती है उस वैल्यू को बोला जाता है IS मतलब सैचुरेशन करंट। तो उसने कहा कि एक लेवल पर जाकर ये करंट सैचुरेट हो जाती है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके होते हैं और अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ नहीं पाएंगे, तो करंट की वैल्यू जब सैचुरेट हो जाती है तो उसने इसे सैचुरेशन करंट कहा। और अपने कंक्लूजन के अंदर उसने जो बातें बताई वो भी हम लिखने वाले हैं, लेकिन एक दो पॉइंट और बता देता हूं। फिर उसने क्या किया, ये जो एनोड का पोटेंशियल था कैथोड के रेस्पेक्ट में, इसको उल्टा कर दिया, मतलब प्लस इधर और माइनस इधर, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो पोटेंशियल प्लस में नहीं लेकर माइनस में लेना शुरू कर दिया। और फिर उसने जब इसको बढ़ाया तो उसने देखा कि जब यहाँ प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं पाएंगे, जब ये बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये जो यहाँ लाइट आ रही है इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं यहाँ प्लस होने की वजह से, ये यहाँ पर क्या होने लग गए, कम होने लग गए, रुकने लग गए। ऐसे में जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रुकने लग गए तो उसने देखा कि करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां करंट एकदम जीरो हो जाती है उस पोटेंशियल को उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो VO है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके बात को सुने, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का या मॉडर्न फिजिक्स का डर बैठ जाता है, जबकि बहुत आसान सी बात है। तो आप इसको दोबारा, अगर नहीं समझ में आती है तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके सुनना, और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, सैचुरेशन करंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इसको उल्टा कर देने पर नेगेटिव, उल्टा मैं कर देता हूं। जब यहाँ प्लस आ जाएगा ना बच्चों तो ये रोकने लगेगा, जब ये रोकने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे, और वैल्यू बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू आएगी जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाने बंद हो जाएंगे, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो आप ये ग्राफ बना लो, पहले हेडिंग डाल दो, हेडिंग के बाद में ग्राफ बना। ग्राफ बनाने के बाद आप कुछ बातें हैं उनको नोट करेंगे कंक्लूजन लिखकर, और फिर हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। तो ये ग्राफ बना लिया आपने, पॉज करके ग्राफ बना लो, और उसके बाद में कंक्लूजन लिखो, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट समझते हुए लिखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जीरो पोटेंशियल पर भी करंट नॉन जीरो होती है। दूसरा पॉइंट ये है, करंट जो होती है वो पोटेंशियल पर डिपेंड तो करती है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। करंट और पोटेंशियल यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए जो फोटो सेल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, ये सब ओम के लॉ को फॉलो नहीं करती। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू जहां पर फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की बता सकता है, क्योंकि इतनी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम के मैक्सिमम की जगह फ्यूचर में EV नॉट का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, तो ये एक यहाँ पर हम बेसिक जो बात थी उसको कर चुके हैं। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है उसकी अगर मैं बात करूं, चेंज इन फोटो करंट विद इंटेंसिटी, किसकी? लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट में आने वाला चेंज। जब आप इस लाइट की चमक को, इसकी इंटेंसिटी को याद करो, पिछला लेक्चर इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था I = XH न्यू। जिसको नहीं पता वो लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 मैंने कह रखा है, उसकी बात उसको वहां पर खोलकर देख सकते हैं, ज्यादा देर का नहीं है, 25 मिनट का। फ्रीक्वेंसी तो हमें चेंज करनी नहीं है, हमने कहा था फ्रीक्वेंसी दिए गए सोर्स के लिए फिक्स हो जाती है, उसको तो हमें चेंज करना नहीं है। इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हम x को चेंज करेंगे या डिस्टेंस को बढ़ाएंगे घटाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी आपने पहले भी बोला है प्रोपोर्शनल टू r², ये होती है। तो जब इंटेंसिटी ये होती है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर दो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट की स्टडी करते हैं, VAC। ये नहीं बदलेगा क्योंकि सोर्स बदला नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमने नहीं बदली है, केवल इंटेंसिटी बदली है। फ्रीक्वेंसी का पॉइंट तीसरे नंबर पर है। यहां पर हमें ऐसा ग्राफ देखने को, ये सैचुरेशन करंट IS2 है, ये सैचुरेशन करंट IS1, ये इंटेंसिटी 1 है, ये इंटेंसिटी 2। जो इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस पर सैचुरेशन करंट ज्यादा आएगी, जो इंटेंसिटी कम होगी उस पर सैचुरेशन करंट कम होगी। हम ये कह सकते हैं I2 is greater than I1। हम ये कह सकते हैं I proportional to IS। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। तो हम यहाँ एक और ग्राफ प्राप्त कर चुके हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, वो है किसके बारे में? सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी के बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा ग्राफ बना सकते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, ये वाली चीजें पॉज करके नोट कर लो, और इसके कंक्लूजन में एक बात लिखो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन का, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जो यहाँ संतृप्त धारा है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंटेंसिटी सोर्स के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ ग्राफ आता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता नहीं है, जब तक सोर्स समान रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल समान रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ सोर्स के साथ बदलता है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स के साथ बदलती है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई रिलेशन नहीं है। ये फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के अंदर बात कही गई थी, क्योंकि जो हमारी वेव थ्योरी थी उसमें इंटेंसिटी को इसके साथ में रिलेट किया गया था, इसको रिलेट नहीं किया गया था, इसलिए वो गलत थी। यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन है, सोर्स बदलेगा तो ये बदलेगा, तो ये बदलेगा, ये दोनों आपस में सोर्स बदलने पर बदलेगा। इसको बदलने के लिए सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है, दूरी बदल के भी प्राप्त कर सकते हो या संख्या बदल के भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 है चेंज इन फोटो करंट विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो करंट में आने वाले चेंज। इस बार हम सोर्स को बदल दें, हम कहेंगे सोर्स चेंज, तब फ्रीक्वेंसी चेंज, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। जब सोर्स बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा। हम x को सेम रख रहे हैं, आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो। जब x सेम रहेगा तो IS सेम रहेगा, यानी सैचुरेशन करंट। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों?
स्टॉपिंग पोटेंशियल VAC इस टाइप का ग्राफ बनेगा। सैचुरेशन करंट सेम है IS, क्योंकि हमने x को सेम रखा है, सोर्स बदल गया है, फ्रीक्वेंसी बदल गई है, ये फ्रीक्वेंसी ν1 है, ये ν2 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल गया है V01 V02। ग्राफ बना लो, ये बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को लेकर। इसके अलावा इसमें कोई थ्योरेटिकल कोई कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है, केवल इक्वेशन के ऊपर अब क्वेश्चन आने वाले हैं। नोट कर लिया होगा आपने इसको। मैं एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं, कुछ लोगों ने ये सोचा था कि फ्रीक्वेंसी कम स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, सेकंड नंबर पॉइंट की तरह, लेकिन थर्ड नंबर पॉइंट सेकंड नंबर पॉइंट से थोड़ा अलग है। फ्रीक्वेंसी कम स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, बात सही है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई रिलेशन नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ग्राफ यहां से नहीं आता, यहां से आता। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन मूल बिंदु से, ओरिजिन से नहीं गुजरता। उसका कारण ये है कि जब भी आप कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति, उसके बाद ये निकलने शुरू होंगे। तो आप ग्राफ ऐसे बना सकते हो, ν1 ν2 V01 V02। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर पॉइंट को कंपेयर कर लेना आपस में, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट की रखी है। लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये बात प्रूव हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब कण ही अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो तभी बाहर आएगा जब अंदर कौन जाएगा, पार्टिकल। ये बात आइंस्टाइन ने समझाई थी। लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट कर दिए, लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद में आइंस्टाइन ने कुछ बातें बताई, और वो बातें जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को प्रूव करती। तो अब हम यहां लेकर आते हैं इसको, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन की व्याख्या। उसने कहा वेव थ्योरी इसको समझाने में विफल हो चुकी है, क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से ऐसा सही नहीं था। वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने में थोड़ा समय लगना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तात्क्षणिक रूप से इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाते हैं। आइंस्टाइन ने इन बातों का एक्सप्लेन किया। उसने कहा देयर इज one interaction between photon and electron। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में वन इंटरेक्शन होती है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, अपनी सारी एनर्जी उसी को देता है। फोटोन टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात की थी, फोटोन तो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी का पैकेट होता है, तो वो टूट कैसे जाएगा, वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाएंगे। दूसरे पॉइंट में उसने यही बताया था, इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी टुकड़ों में होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये बातें जब आइंस्टाइन ने बताई तो उसने अपनी एक इक्वेशन वहां पर दी थी, उस इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन बोलते हैं। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसमें उसने कहा कि लाइट की जो एनर्जी है h न्यू, उसके 3 फ्यूचर हो सकते हैं। हीट की फॉर्म में लॉस होगी, कुछ वर्क फंक्शन में चली जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी वो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन से लाइट की एनर्जी हीट एनर्जी में, वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन मेटल का है, ध्यान रखना।
ये लाइट की एनर्जी है, कई लोग इसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समझने लगते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, कई लोग इसे लाइट की एनर्जी समझने लगते हैं। तो जो लाइट ने एनर्जी दी वो एनर्जी 3 हिस्सों में चली गई। इन 3 हिस्सों में से आइंस्टाइन ने कहा अगर हम आइडियली आदर्श रूप से इफ Q इज इक्वल टू 0 कि हीट का कोई लॉस हो ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, क्योंकि मेटल तो अपना फिक्स वर्क फंक्शन लेगा, उसके बाद सारी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या होगी, h न्यू k मैक्सिमम प्लस 5। तो यहां आइंस्टाइन ने कह दिया k मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5, और 5 का रिलेशन उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही बताया था। उसने कहा अगर ये h न्यू है तो 5 जो है वो h न्यू नॉट होना चाहिए, और h न्यू के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। h न्यू जो है उसको आप hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, तो इक्वेशन के और भी बहुत सारे रूप हो जाते हैं। k मैक्सिमम को आप ev नॉट लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन का एक फॉर्मेट और है, ev नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5। इन दो से दो फॉर्मेट निकलते हैं, k मैक्सिमम hc अपॉन लैम्डा माइनस 5 के बारे में हम क्वेश्चंस के अंदर ही बात करते हैं। k मैक्सिमम का न्यू के साथ रिलेशन, k मैक्सिमम का लैम्डा के साथ रिलेशन, v नॉट का न्यू के साथ रिलेशन और v नॉट का लैम्डा के साथ रिलेशन। यकीन मानो बच्चों 2020 के नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन होगी, मैं आपको कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे इस लेक्चर के अंदर कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसी कैसी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ बना के देख लेते हैं। पॉज करके नोट कर लेना इसको। ग्राफ क्या कहता है, इस इक्वेशन का ग्राफ ये कहता है, सबसे सिंपल आप k मैक्सिमम h न्यू माइनस 5 की बात कर लो, y एक्सिस x एक्सिस। इक्वेशन किसकी तरह दिख रही है, y इज इक्वल टू mx माइनस c। इस एक्सिस पर हम k मैक्सिमम ले लेते हैं, इस एक्सिस पर हम न्यू ले लेते हैं। माइनस c यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस का 5, h न्यू mx पॉजिटिव स्लोप, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। आपको याद है ऐसा ग्राफ कहाँ आया था, जब आपने न्यू और v नॉट के बीच में ग्राफ बनाया। देखो ये v नॉट ही तो है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ev नॉट। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, न्यू। तो ग्राफ भी तो ऐसे ही आ रहा ना, इसलिए लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट सही थे। लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट ने यही बात बताई थी और ये वाला ग्राफ जो है उससे रिलेटेड आया था। मैं आपको कुछ इंटरसेप्ट वगैरह करके एक टेबल बना देता हूँ, आप टेबल को याद रखना। ग्राफ सब में ऐसे आएंगे। ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, वो पॉइंट होगा। उस ग्राफ के अंदर इक्वेशन क्या होगी, स्लोप क्या होगी, ढाल यू नो, एंड इंटरसेप्ट क्या होगा, ये कुछ पॉइंट है। तो ग्राफ है k मैक्सिमम वर्सेस न्यू। तो इक्वेशन आपको पता है क्या है, k मैक्सिमम h न्यू माइनस 5। स्लोप इसमें कौन सी दिख रही है आपको, h। y इज इक्वल टू mx माइनस c, तो m क्या होता है, स्लोप, और माइनस c यानी इंटरसेप्ट। 5 आ रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, आप माइनस हटा सकते हो, आपको याद है कि नेगेटिव है तो 5 इंटरसेप्ट हो जाएगा। फिर आप लो k मैक्सिमम वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा के बीच में ग्राफ। इक्वेशन हो जाएगी k मैक्सिमम hc अपॉन लैम्डा माइनस 5। इस बार स्लोप hc हो जाएगी,
इंटरसेप्ट 5 हो जाएगा अगर पूछे तो। ये सिंपल सी। फिर आप V नॉट वर्सेस न्यू के बीच में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, h न्यू माइनस 5 ई वी नॉट, वो इक्वेशन। V नॉट और न्यू के बीच में तो E को दोनों के नीचे ले जाओ, स्लोप हो जाएगी h अपॉन ई, ये हो जाएगा 5 अपॉन ई। V नॉट वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा के बीच में ग्राफ, V नॉट एच सी अपॉन लैम्डा ई, यहाँ दोनों के नीचे ले जा सकते हो, एच सी अपॉन ई 5 अपॉन ई। ये 4 तरीके की इक्वेशन, 4 तरीके की इक्वेशन के स्लोप और इंटरसेप्ट पूछे जाते रहते हैं, तो आप ये चारों नोट कर लो इक्वेशंस। नोट हो गई होगी, पॉज कर लेना नहीं तो। इसके अलावा K मैक्सिमम एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, आपको पता है यहाँ एच न्यू था तो 5 की जगह वो कहता है एच न्यू नॉट लिख लो, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। एच सी 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा नॉट, आपको याद है एच सी क्या था, 12400। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप प्रैक्टिस से ला सकते हो, ये आपका खुद का जो स्किल या अपन कह सकते हैं अप्रोच जो होती है वो है, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यदि K मैक्सिमम इज इक्वल टू K1, K मैक्सिमम अगर K1 हो, देन इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2 टाइम्स, अगर फ्रीक्वेंसी 2 गुणी कर दें तो नया K मैक्सिमम क्या होगा, ये आपको बताना है। आप वर्क फंक्शन इसमें 5 ले सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में K मैक्सिमम K1 है, वर्क फंक्शन 5 है। अब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो नया K मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपको K1 और 5 फॉर्म में बताना है। इसका आंसर आप देना मेरे को। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, अगर लैम्डा 400 नैनोमीटर है एंड फाई इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको बताना है व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, एक क्वेश्चन ये भी है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे को मैसेज करो, रिप्लाई करो, और उसके बाद में हम कुछ और आपको इसमें क्वेश्चंस करवाएंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ये मैंने 2 वैरायटी बताई है, इसके अलावा मैं आपको 2-3 वैरायटीज और बताऊंगा। उन 2-3 वैरायटीज से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आप इन 2 वैरायटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, अभी ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सॉल्व करके मुझे जवाब दें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तब तक आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।